आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से है, काबुल से है। लेकिन कहानी में थोड़ा पीछे लौटते हैं। बात है 1979 की। ये वो वक्त था जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने हमला बोल दिया था, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिकी और उसके परिवार को मार दिया गया था। नूर मोहम्मद अफ़गान का एक पॉलिटिशियन था और उसके मरने के बाद एक नई सरकार आ गई थी। इसलिए गुस्से में सोवियत संघ ने वहां पे अपनी सेना भेजी। अफगानिस्तान में फिर उथल पुथल मच गई और उसके बाद वहां लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई के बीच एक नई कहानी ने जन्म लिया। काबुल में एक नौजवान था जो बिजनेस घराने का था, अमीर लड़का था। उसका बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा था। नूर मोहम्मद तारिकी ने उस वक्त वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों का एक ओपन मार्केट चालू किया था। उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा था ये शख्स। उस शख्स का नाम था मोहम्मद शाफिया। मोहम्मद शाफिया काबुल का एक नामी बिजनेसमैन था। उसकी लाइफ सब सही चल रही थी। मानो एक नौजवान को जो चाहिए रहता है वो सारी चीज़ें उसके पास थी। अब उम्र हो गई थी शादी की, तो घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने शुरू कर दिए। इत्तेफाक से उसके आसपास ही मोहम्मद शाफिया के एक रिश्तेदार की शादी थी, करीब साल भर पहले 1978 में। तो मोहम्मद शाफिया की माँ ने एक लड़की देखी। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई, इसलिए बाद में उन्होंने उस लड़की के घर वालों से बातचीत की। लड़की के घर वाले भी राज़ी हो गए, क्योंकि मोहम्मद शाफिया अच्छे घराने से था, नामी बिजनेसमैन था और अमीर भी था। तो लड़की वालों को कोई एतराज़ नहीं था। और आखिरकार दोनों की रजामंदी से 1979 में मोहम्मद शाफिया की शादी हुई, एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था रोना मोहम्मद उमर। काबुल के इंटर कॉन्टिनेंटल में ये शादी हुई। शहर के तमाम नामी लोग, अमीर घराने के लोग, पॉलिटिशियन, वो सब पहुंचे थे ये शादी में। और अब तक रशिया के सोवियत संघ ने हमला नहीं किया था। उनकी शादी के बाद यानी 1979 में रशिया ने अफ़गान पर हमला बोल दिया और वहाँ हालात बिगड़ने लगे। नूर मोहम्मद तारिकी का कत्ल हो गया और अफ़गानिस्तान में उथल पुथल शुरू हो गई। लेकिन मोहम्मद शाफिया की काफ़ी पहुंच थी, इसलिए वो काबुल में ही रह रहा था। लेकिन धीरे धीरे अफ़गान की हर जगह हालत बिगड़ने लगी, तो उन्हें लगा शायद अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो मोहम्मद शाफिया ने अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया और वो यूएई पहुंच गए दुबई में। दुबई में जाने के बाद उन्होंने जो पुराने कार्स का बिजनेस होता है उसे ही अपना बिजनेस बनाया और नए तरीके से बिजनेस करने लगे। शाफिया की किस्मत अच्छी थी और इसलिए बिजनेस चल पड़ा। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के बिजनेस में आए और वो भी अच्छे से चल पड़ा। अब देखते देखते वो अफ़गान में जितना कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा दुबई में कमाने लगे और अरबपति बन गए थे। इधर वक्त बीता और धीरे धीरे 10 साल बीत गए। 1979 से अब 1989 का वक्त आया। रशिया के सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये वॉर में हार मान ली और उसने धीरे धीरे अपने सैनिकों को वापस रशिया में बुलाने लग गए। नदीबुल्ला की सरकार वापस लौट आई। अफगानिस्तान एक बार वापस उन्हीं के लोगों के कंट्रोल में आ गया। 1989 के आसपास अफगानिस्तान की हालत ठीक होने लगी, तो मोहम्मद शाफिया ने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान में वापस चले जाऊं। अफगान में क्योंकि शाफिया का पूरा परिवार था, तो वो अपने रिश्तेदारों और परिवार से जुड़े रहे। शाफिया अपनी बीवी रोना को लेकर अफगानिस्तान में ही रहने लगे। तब तक रशिया की सेना भी अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुकी थी। चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। और अब क्योंकि शाफिया अपने परिवार के साथ रहने लगा, तो धीरे धीरे शाफिया के घर वालों ने उस पर दबाव डाला कि शादी को 10 साल हो गए, अब तक तुम्हारी औलाद क्यों नहीं है, हमारे वंश आगे कैसे चलेगा, इस घर को वारिस चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें भी सच थी, इसलिए शाफिया उनसे कुछ बहस नहीं करता। शाफिया और उनकी बीवी रोना कई डॉक्टर को मिलते, ट्रीटमेंट कराने इंडिया भी आया करते थे। इसी ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें पता चला कि शाफिया की बीवी रोना कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी साथ में ही रहते थे।
अब ये बात रोना को भी पता चलने लगी कि घर में ऐसी बातें हो रही है, और उसे पता था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो उसने अपने पति शाफिया को इजाज़त दे दी कि तुम दूसरी शादी कर लो। बल्कि वो खुद शाफिया को फोर्स करने लगी और उसे इस घर को वंश दिलाने कहने लगी। फिर होना क्या था, पहले बीवी की रजामंदी पर, घर वालों के दबाव में और वंश आगे बढ़ाने की चाहत में एक तरह से मोहम्मद शाफिया को दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। और 1989 में, ठीक अपने पहली शादी के 10 साल बाद, मोहम्मद शाफिया ने काबुल के उसी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में दोबारा शादी की। ये शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई रोना ने। तमाम तस्वीरों में रोना अपनी ही शौहर की दूसरी बीवी के साथ दिखाई दे रही थी। शादी में भी कोई कसर नहीं छूटी, सारा तामझाम से शादी होने लगी। इसके बाद ये लोग दुबई में वापस लौट गए, क्योंकि दुबई में इनका बड़ा बिजनेस था। ये लोग बिलियनियर हो गए थे, लेकिन दुबई में सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। और मोहम्मद शाफिया को लग रहा था कि बहुत मेहनत करके पैसे कमा लिए, अब कहीं सुकून से बस जाना चाहिए, सिटीजनशिप कहीं की ले लेनी चाहिए। तो कुछ दिनों के लिए शाफिया दुबई से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में करीब साल भर रहने पर भी उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल पाई। वीज़ा ख़त्म होने आया था, तो ये लोग वापस दुबई लौटने लगे। लेकिन ये दिल से चाहते थे कि कई सिटीजनशिप मिले, ताकि वो एक ही जगह अच्छे से रह पाए। अफ़गानिस्तान में वापस बसना नहीं था, क्योंकि 1991 का दौर आ गया था और अफ़गानिस्तान में तालिबान का दबदबा चलने लग गया था। तो अफ़गानिस्तान से बेहतर उन्हें कहीं और रहना लगा। तो यही डोर में शाफिया चाहते थे कि वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं सेटल हो जाए। इसी दौरान शाफिया अपनी दूसरी शादी को भी संभाल रहे थे। उनकी दूसरी पत्नी तुबा से उन्हें पहला एक लड़का हुआ, जिसका नाम रखा गया हमीद। फिर दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई। कुल मिलाकर दूसरी बीवी तुबा से मोहम्मद शाफिया को टोटल 7 बच्चे हुए। इनमें से 2 लड़के और 5 लड़कियां हुई। इनमें से सबसे बड़ा बेटा था हमीद, फिर थी बेटी जैनब और सहर, और इसी तरह बाकी और बच्चे थे। अब परिवार खुशहाल था, लेकिन दूसरी शादी और 7 बच्चों के बाद मोहम्मद शाफिया ने पहली बीवी के साथ धीरे धीरे दूरी बना ली थी। सभी बच्चे और दोनों बीवी साथ में रहते थे। रोना सातों बच्चों को अपने बच्चों जैसा पालती, क्योंकि उसी ने ही शाफिया को शादी और बच्चे करने की जिद की थी। क्योंकि रोना को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसी के कहने पर शाफिया ने दूसरी शादी की थी। सातों बच्चों को उसने अपनाया, एक सगी माँ जैसा प्यार दिया। लेकिन दूसरी बीवी के साथ रोना के रिश्ते बिगड़ने लग गए थे, क्योंकि तुबाया अब माँ बन गई थी। उसने इस घर का वंश आगे बढ़ाया था, अपने पति की ख्वाहिश पूरी की थी, तो अब उसका ज़्यादा हक बन गया था। तो यहाँ से दोनों बीवी में आपस में खिटपिट शुरू होने लग गई। इसी दौरान दुबई में मोहम्मद शाफिया को पता चलता है कि कनाडा में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक, उन्होंने एक स्कीम निकाली है इमिग्रेशन के लिए, कि जो लोग यहाँ पर आकर कनाडा में, खास करके इस गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी। मोहम्मद शाफिया को लगा ये अच्छा मौका है। उसने बकायदा $2 मिलियन कनाडा में इन्वेस्ट किया और वहाँ पर एक मॉल बनाया। फिर 2 लाख कैनेडियन डॉलर के हिसाब से उसने एक आलिशान घर बनाया, और ये सारी चीज़ें मोहम्मद शाफिया ने बनाई मॉन्ट्रियल नाम के शहर में। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद मोहम्मद शाफिया अपनी दूसरी बीवी तुबा और 7 बच्चों को लेकर कनाडा पहुंच गया। पहली बीवी रोना को उसने दुबई में ही छोड़ दिया था। कनाडा पहुंचने के बाद स्कीम के हिसाब से मोहम्मद शाफिया, उसकी दूसरी बीवी तुबा और 7 बच्चों को कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब ये वहाँ अपने आलिशान घर में रहते थे, और वहाँ भी शाफिया का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। पैसे काफ़ी थे और आलिशान ज़िंदगी जी रहे थे सभी। कनाडा में मोहम्मद शाफिया अपने परिवार के साथ 2007 में पहुंचे थे, और वहां रहने के 5 महीने बाद मोहम्मद शाफिया ने अपनी पहली बीवी रोना को कनाडा बुलाया। अब उसने वहाँ इमिग्रेशन के दौरान बताया कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, और हमारे घर काम के लिए, मतलब एक मेड के तौर पर, जो हाउस कीपिंग, क्लीनिंग और कुकिंग करेगी, तो हम उसे इसी काम के लिए बुला रहे हैं।
तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कर शाफिया ने अपनी पहली बीवी रोना को एज अ मेड कनाडा बुलाया था। अब रोना को लगा चलो कहीं भी हो कैसे भी हो शौहर के साथ रहने मिलेगा। उसे दुबई में बच्चों की कमी भी खल रही थी, तो वो खुश थी कि यहाँ उसे अपने बच्चों के साथ रहने मिलेगा। वो सातों बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया करती थी, तो वो बिना कुछ बोले जैसे तैसे कनाडा पहुंच जाती है। अब पूरा परिवार एक ही साथ था, लेकिन पहली बीवी रोना का घर में अब वो दबदबा नहीं था। शौहर भी दूसरी बीवी से प्यार करता था, क्योंकि उसने शौहर को 7 बच्चे दिए। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक कल्चर है कि अगर बीवी है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये आम बात है वहाँ पर। रोना की परवरिश भी ऐसे ही सारे हालातें देख देख कर हुई थी, इसलिए ही रोना ने अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन दी थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में यही चीज़ उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। तो अब शाफिया का पूरा परिवार कनाडा में है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे उम्र के हिसाब से बड़े हो रहे थे। ऐसे देखते देखते वक्त बीतता गया और अब 2009 आ गया। शाफिया के बच्चे थे, वो भी सारे बड़े होने लगे। मोहम्मद शाफिया का सबसे बड़ा बेटा हमीद, वो 20 साल का हो गया है, और दूसरी बेटी जैनब वो 19 साल की हो चुकी। सहर 17 साल की हो चुकी। गित्ती 15 साल की हो चुकी। और एक लड़का 10 साल का हो चुका है। और बाकी के दो बच्चे 5 साल के अंदर थे। तो 7 बच्चे, दो बीवी और शाफिया एक आलिशान घर में मॉन्ट्रियल में रह रहे थे। 2009 आते आते मोहम्मद शाफिया को पता चलता है कि उसकी बेटी जैनब का उसी शहर मॉन्ट्रियल में एक पाकिस्तानी लड़के के साथ रिश्ता है, और वो दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं। शाफिया ने खुद जैनब के चैट्स पढ़ लिए थे, जहां वो उस पाकिस्तानी लड़के के साथ पर्सनल चैट किया करती थी। लेकिन शाफिया चाहता था कि उनके बच्चे अफ़गानी कस्टम्स माने, हिजाब पहने, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो, और वो अपनी बेटियों की शादी अफ़गानी कल्चर के हिसाब से अफ़गानी लड़के के साथ ही करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे ही किसी और कल्चर के लड़के के साथ मिले जुले या कोई रिश्ता रखे, ना वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहने। लेकिन बेटियां अक्सर उसकी बात नहीं माना करती थी। वो जीन्स ये सब पहनती थी, जैसा कनाडा में कई लोग पहनते थे। वो अपने पिता को कहते थे कि हमें अपनी मर्जी से कपड़े पहनने दो, और वो उसकी बात नहीं मानते थे। शाफिया की बेटियां मानते थे कि जीन्स ये सब कोई बुरी बात नहीं है। ये सातों बच्चे बड़े हो रहे थे। बेशक वो सारे दूसरी बीवी तुबा के कोख से पैदा हुए थे, लेकिन रोना उन सबको बहुत प्यार करती थी। तो जब भी घर में पहनावे को लेकर, वेस्टर्न कल्चर को लेकर या पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती रखने पर कुछ बहस या झगड़ा होता था, तो रोना हमेशा अपने बच्चों के सपोर्ट में खड़ी रहती थी। और वो बोलती थी कि इसमें क्या बुराई है अगर वो अपने दोस्त से मिलती है और ऐसे कपड़े पहनती है। ये बातें धीरे धीरे शाफिया को बुरे लगने लगी, और दूसरी बीवी तुबा ने भी शाफिया को भड़काना शुरू किया कि हमारे बच्चे इस रोना की वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि रोना उनको गलत चीज़ों में सपोर्ट करती है। ये बात धीरे धीरे मोहम्मद शाफिया के दिल में चुभ गई थी, कि उसे लगा कि उसके बच्चे और ख़ास तौर उसकी बड़ी बेटी जैनब उनके खानदान का नाम बदनाम कर रही है। फिर एक वक्त आया कि उसे लगा कि उसकी बेटी जैनब की वजह से दूसरी बच्चियां, सहर जो 17 साल की थी और गित्ती जो 15 साल की थी, ये दोनों भी भटक गए हैं और ये दोनों भी वेस्टर्न कल्चर में ढल गए हैं। उसे ये भी शक था कि सहर का भी मॉन्ट्रियल में किसी लड़के के साथ रिश्ता था। ये बात शाफिया को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 28 जून 2009 को घर में सब कुछ नॉर्मल था, और अचानक शाफिया सबको बोलता है कि हम लोग नायग्रा फॉल देखने चलेंगे और एक समर पिकनिक करेंगे। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सब बहुत खुश थे। इसके बाद उसी दिन शाफिया एक सेकेंड हैंड कार खरीदता है। एक कार उसने कुछ 5,000 कनेडियन डॉलर में खरीदी थी। ये एक ब्लैक कलर की निसान कार थी जो सेकेंड हैंड थी। अब परिवार बड़ा था, 7 बच्चे, दो बीवी और वो खुद। तो सारे खुशी खुशी पिकनिक के नाम पर नायग्रा फॉल देखने खुश हो जाते हैं।
पूरा परिवार 28 जून 2009 को पिकनिक करने निकलता है और 30 जून को ये सारे वापस आते रहते हैं अपनी पिकनिक पूरी करके। अब रास्ता लंबा था तो वो लोग रास्ते में एक मोटेल में रुक जाते हैं। रात वही मोटेल में कट जाती है। फिर जब सुबह होती है तब मोहम्मद शाफिया, उसका बेटा हमिद और उसकी दूसरी बीवी तुबा, ये लोग मॉन्ट्रियल के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर ये ठहरे थे। उसी के आसपास एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे जाकर कहते हैं कि हम लोग नायग्रा फॉल से आ रहे थे और हमारे साथ पूरी फैमिली वापसी कर रही थी। एक गाड़ी में हमारी पहली बीवी और 3 बच्चे जो अभी नाबालिग है, वो पूरी गाड़ी गायब है। वो निसान गाड़ी थी जो 2-3 दिन पहले ही खरीदी थी मोहम्मद शाफिया ने। अब पुलिस को पता चला कि एक गाड़ी में 4 लोग थे, वो सारे गायब हो गए हैं। तो पुलिस ने फौरन पूछताछ शुरू की। इसी दौरान जब पूछताछ कर रहे थे तब पुलिस ने बाकी पुलिस स्टेशन में भी जानने की कोशिश की कि अगर दूसरे पुलिस स्टेशन में ब्लैक कलर की निसान गाड़ी के बारे में कुछ सुना या देखा गया हो। और पुलिस आपस में गाड़ी का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। पुलिस को जानना था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है ऐसी किसी कार का तो वो मदद करने पहुंच जाए, लेकिन गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता। पर तब चौंकाने वाली बात यह होती है कि मॉन्ट्रियल के एक और पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, ये गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन जिस शख्स की गाड़ी गायब हुई है उन्होंने दूसरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ से पुलिस के कान खड़े हो गए कि एक आदमी के परिवार से कुछ लोग गायब है, उनकी पूरी गाड़ी गायब हुई है। इसलिए उसने एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट कराई और वही उसी दिन दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर एक गाड़ी की एक्सीडेंट की कंप्लेंट लिखाई। और पुलिस को यहाँ से शक होने लगता है। तो शाफिया बोलता है कि हाँ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस विटनेस मांगती है क्योंकि जगह जगह पर कैमरा रहते हैं। तो पुलिस पूछती है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ। लेकिन जो जगह शाफिया पुलिस को बताता है वो एक ओपन पार्क था और आसपास खाली सड़क थी। तो वहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। फिर पुलिस पूछती है जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ है। तो शाफिया बताता है कि घर पर ही है। तो पुलिस शाफिया के घर पहुंच जाती है तो उनकी जो दूसरी गाड़ी थी वो आगे से डैमेज रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने किसी गाड़ी को पीछे से मारा होगा। इनकी गाड़ी आगे के बोनट से टकराई और दूसरी गाड़ी की डिक्की को चोट लगी होगी। अब पुलिस वो मिसिंग कार और बाकी फैमिली मेंबर्स को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी दौरान एक लोकल पुलिस को अचानक एक खबर मिलती है कि मॉन्ट्रियल शहर के किंगस्टन मिल्स लॉन के करीब में एक रेडियो कनाल है और इसी कनाल में एक गाड़ी पड़ी है। कनाल का पानी बिल्कुल साफ था तो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था कि एक गाड़ी कनाल के बीच में पूरी तरह से डूबी है। कनाल के आसपास लोग जॉगिंग करते थे तो किसी आसपास जाने वाले आदमी ने ही पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। ये पता चलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने देखा कि कार पूरी तरह पानी के अंदर है। तो एक क्रेन की मदद से कार बाहर निकाला गया। देखा गया कि कार लॉक्ड है और कार के अंदर 4 महिलाएं हैं। एक आगे की सीट पर और पीछे की सीट पर 3 लोग। चारों मर चुके थे। चारों में से किसी ने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी और चारों की लाश गाड़ी के अंदर और लाश पर कोई मारने या चोट का निशान नहीं। तो पुलिस को लगा ये गाड़ी एक्सीडेंटली कनाल में गिर गई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो कार और लाश की। तो पता चलता है कि ये लाश 19 साल की जैनब, 17 साल की सहर और 15 साल की गित्ती की थी और उनकी सौतेली माँ रोना मोहम्मद की थी। यानी मोहम्मद शाफिया की 3 बेटी और पहली बीवी की लाश इस कार से बरामद हुई। अब पुलिस को लगता है कि ये एक्सीडेंट का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही डायरेक्शन में शुरू होती है। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मामले में जांच की, गाड़ी की जांच की, लोकेशन को देखा तो उन्हें कुछ डाउट आने लगा। इसके बाद एक शक और सवाल पैदा होने लगे कि जब एक गाड़ी पहले से ही मिसिंग थी, घर वाले मिसिंग थे,
उसी सेम डे शाफिया ने दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर अपने कार जिसमें वो बैठा था उस गाड़ी के एक्सीडेंट की कंप्लेंट क्यों लिखाई। वो चाहता तो एक ही पुलिस स्टेशन में पूरी कंप्लेंट दे सकता था, लेकिन उसने अलग अलग जगह जाकर दो कंप्लेंट क्यों दी। पुलिस उस शाफिया के आगे से डैमेज गाड़ी को जांचने का सोचती है। अब 30 जून 2009 को मामला शुरू हुआ था और गुजरते गुजरते जुलाई का महीना बीतने लगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी ही रखती है। इस बीच पुलिस कनाल में मिली गाड़ी को भी जांचती है, तो पुलिस को साफ समझता है कि ये गाड़ी को क्योंकि पीछे से डेंट आया है तो किसी गाड़ी ने इस गाड़ी को पीछे से ठोकर मारी होगी। तो फॉरेंसिक के मदद से एविडेंस जमा किए गए और पता चला कि घर में रखी शाफिया की जो गाड़ी थी और कनाल में गिरी डेंट आई हुई गाड़ी की कुछ चीज़ें मैच हो गई कि इस गाड़ी से उस कनाल वाले गाड़ी को धक्का दिया गया। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो 22 जुलाई 2009 को मॉन्ट्रियल पुलिस ने मोहम्मद शाफिया की दूसरी बीवी तुबा और उनके सबसे बड़े बेटे हमीद जो 20 साल के थे उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि जो लोगों की शाफिया ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई थी कि 3 बच्चे और शाफिया की कज़न है जिसको मेड के तौर पर लाया गया है, वो एक्चुअल में शाफिया की पहली बीवी है। अब पुलिस जांच करती है। इस दौरान ये खबर मीडिया में आ जाती है और ये खबर अफगानिस्तान भी पहुंच जाती है। जो रोना मोहम्मद की फैमिली थी उनके घर ये बात पता चलती है तो हाहाकार मच जाता है कि रोना जो है वो शाफिया की पहली बीवी है, उसे क्यों मेड की तरह रखा गया था। रोना के कुछ रिलेटिव्स कनाडा में भी रहते थे तो उनके द्वारा रोना और शाफिया के शादी के पिक्चर्स और आइडेंटिटी के सारे चीज़ें मॉन्ट्रियल पुलिस तक पहुंच जाती है। तो ये खुलासा हो जाता है कि गाड़ी में जो 4 औरतें थे वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शाफिया की पहली बीवी और बच्चियाँ थे। और शाफिया ने झूठ बोला था कि रोना शाफिया की कज़न है, वो बस एक मेड है। ये सच्चाई का खुलासा होने के बाद पुलिस अब तीनों को ग्रिल करने लगती है। ग्रिल करने पर शाफिया, तुबा और हामिद सच्ची कहानी पुलिस के सामने उगल देते हैं। कहानी कुछ ऐसी थी कि अपने बड़ी बेटी जैनब के पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती, अपनी छोटी बेटी सहर के ऊपर शक कि उसका भी किसी के साथ दोस्ती था और गित्ती के मोबाइल पर बार बार किसी का कॉल आया जाया करता था तो समझ आ रहा था कि वो जैनब और सहर के रास्ते पर है। इन तीनों लड़कियों के पहनावे और इनके कल्चर से मोहम्मद शाफिया बहुत नाराज थे। वो कहते थे कि अपनी लड़कियों को अफगानी लड़कों के साथ ही शादी करनी चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए और उसे लगता था कि ये सारी बच्चियां गलत रास्ते पर है और इनको शाफिया की पहली बीवी भड़काती थी। दूसरी बीवी को भी यही सारी चीज़ें नहीं पसंद थी तो ऑनर किलिंग के नाम पर, इज्जत के नाम पर उन्होंने अपने तीनों बेटियों को अपने बड़े बेटे के इन्वॉल्वमेंट से, अपने बड़े बेटे को ब्रेन वॉश करके अपनी तीनों लड़कियों का और अपनी पहली बीवी का मर्डर करने का प्लान बनाया। इसी के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जाती है और इसीलिए नायग्रा फॉल का प्लान बनाया जाता है। इसीलिए वो जानबूझकर कनाल के पास जाता है और कनाल के आसपास ही अपनी और सेकेंड हैंड गाड़ी पार्क करता है। ये बोलता है कि आओ थोड़ा टहलते हैं कनाल के आसपास। लेकिन जब रोना और बाकी लड़कियां कार से उतरने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी लॉक रहती है और शाफिया जानबूझकर उनकी गाड़ी कनाल के बिल्कुल नज़दीक पार्क कराता है और शाफिया, हमीद और तुबा अपनी गाड़ी में बैठकर रोना वाले गाड़ी को कनाल में धक्का देते हैं। क्योंकि गाड़ी लॉक थी तो कोई बाहर नहीं आ पाता और गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूब जाती है और चारों की मौत हो जाती है। तो ऑनर किलिंग के नाम पर अफगानिस्तान से दूर कनाडा में ये खूनी खेल खेला जाता है। शाफिया मर्डर के नाम से ये केस चर्चा में रहा। कई महीनों तक इसकी कवरेज हो रही थी। इसके बाद ये केस कोर्ट में गया और क्योंकि जून 2009 में ये इंसिडेंट हुआ था और अक्टूबर 2011 में 2 साल बाद इसकी ट्रायल शुरू हुई और 29 जनवरी 2012 को जजमेंट आता है और कोर्ट शाफिया और उनकी बीवी टुबा और बेटे हमीद को 25 साल की उम्र कैद की सज़ा देती है।
25 साल तक कोई पेरोल नहीं, कोई बेल नहीं, कुछ नहीं मिल पाएगी उन्हें। तो 25 साल की जेल पूरी करने के बाद ही ये लोग बाहर आ सकते हैं। उसके पहले ये लोगों को जेल के बाहर आने नहीं मिलेगा। 2012 में इनको उम्र कैद की सज़ा हुई। अब अगर 25 साल की उम्र कैद करने के बाद भी अगर ये ज़िंदा रहते हैं तो मोहम्मद शाफिया की उम्र करीब 80 ईयर्स होगी, टुबा की उम्र करीब 65 ईयर्स होगी और बेटा हमीद करीब 45 ईयर्स का हो जाएगा जब ये लोग बाहर निकलेंगे। और ये भी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर सज़ा काटने के बाद ये लोग ज़िंदा बचते हैं तो इन्हें फ़ौरन जेल से गाड़ी में बिठाया जाए और इन्हें डिपोर्ट कराया जाए उसी जगह जहाँ के ये है, यानी अफ़गानिस्तान में। इनसे कनाडा की सिटीज़नशिप छीन ली गई। अब इनके पास अफ़गानिस्तान जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो अब देखना है कि इन तीनों में से कितने लोग अफ़गानिस्तान जा सकेंगे। तो बात यहाँ पर इज्जत के नाम पर ऑनर किलिंग की नहीं है। हमने इंडिया में भी देखा है कि जात पात ये सारी चीज़ों के नाम पर लोग अपने ही करीबी लोगों का कत्ल कर देते हैं। पर क्या हम 2022 में भी इस सब के बारे में सोचते बैठेंगे? किसी का पहनावा, किसी के इमोशन, हर एक इंसान की मर्जी से होना चाहिए। एक माँ बाप का फ़र्ज़ अपने बच्चों को संभालना और जब भटक जाए तो उन्हें सही रास्ता दिखाना होता है। लेकिन अगर कुछ बात पर बच्चे अपनी करे तो एक बार सारे अहंकार छोड़ माँ बाप को बच्चों के नज़रिए से भी देखना चाहिए। और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो देखकर ही करना चाहिए। शाफिया ने अपने ही बच्चों के साथ धोखेबाजी की, लेकिन दिमाग में यही ख्याल आता है कि जो आदमी हर चीज़ के खिलाफ हो गया वो अचानक अच्छा बन जाए तो शायद एक बार ही सही हमें उससे चौकन्ना रहना चाहिए, फिर भले वो अपनी कोई करीबी क्यों ना हो। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।